हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम मार्क्सवाद का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ओपी गाबा बुक की मदद से। पहले हम मार्क्सवाद का एक ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद फिर हम मार्क्सवाद को डीपली समझेंगे और उसके बाद लास्ट में हम इसका मूल्यांकन करेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है वो तो पूरा का पूरा मार्क्सवाद है ही, बट जो मूल्यांकन होगा लास्ट में वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, या फिर हो सके तो मूल्यांकन तो ज़रूर देखना चाहिए, वीडियो देखो ना देखो। क्योंकि जो आपके बीए के एग्ज़ाम में या ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो मार्क्सवाद से क्वेश्चन आता है वो मूल्यांकन से आता है कि क्यों प्रासंगिक है, क्यों चाहिए मार्क्सवाद, मतलब कहाँ तक सही है। वैसे बट हमें मार्क्सवाद पूरा समझना है, इसलिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मार्क्सवाद की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक चिरसम्मत उदारवाद पूरी तरह विश्व में छा चुका था या बहुत फेमस हो चुका था, और उसके कारण पूंजीवाद की स्थापना हो रही थी। अब इससे पूंजीवाद में क्या होता है, हमने यही पढ़ा है ना, पूंजीवाद में प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो पूंजीपति होते हैं वो आज़ाद होते हैं, सरकार उनको रोकती नहीं है, कल्याणकारी राज्य नहीं होता है, जिससे मजदूर वर्ग, जो कामगार वर्ग है, जो वर्किंग क्लास है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो उनका शोषण होता है। जो पूंजीपति होते हैं वो सोचते हैं कि मैंने इंडस्ट्री लगाई है, मैंने पैसा लगाया है, तो सारा का सारा प्रॉफिट भी मेरा ही होना चाहिए। उनको बस इतना दे दिया जाए कि उनकी रोटी चल जाए। उनसे काम ज़्यादा लेते हैं और पैसा कम देते हैं, इसके कारण उनका शोषण हो रहा था उस समय। वैसे तो आज भी हो रहा है, बट हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो अब ये समस्या बन गई ना कि कामगार वर्गों का शोषण हो रहा है, तो अब ये उस समय एक समस्या बन गई। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कई दार्शनिकों, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने इस और ध्यान दिया और इसके सॉल्यूशन ढूंढने लगे। तो उनके सॉल्यूशन ढूंढने के प्रयास के कारण ही मार्क्सवाद का उदय हुआ। उन्होंने गहराई से इसका अध्ययन किया। सिर्फ कार्ल मार्क्स ही नहीं थे, दो तीन दार्शनिक और भी हैं, जैसे कि फ्रेडरिक एंगल। तो इन लोगों ने इतिहास का अध्ययन किया और ये समझा कि प्राचीन काल में जब दास प्रथा समाज था, मतलब समाज में तब जब दास प्रथा थी, तब क्या होता था, जो स्वामी होता था वो अपने दास का बहुत शोषण करता था। मतलब अमीर गरीब का शोषण कर रहा है। फिर उन्होंने मध्य काल की बात की, जब सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। तो सामंतवादी व्यवस्था में भी क्या होता था कि जो सामंत होते थे बड़े बड़े, वो अपने किसानों पर शोषण करते थे, किसानों का शोषण होता था। तो यहाँ पर भी यही देखा गया कि मध्यकाल में भी अमीरों ने गरीबों का शोषण किया। अब आधुनिक काल की बात करने लगे वो, आधुनिक का मतलब उस समय। तो जब पूंजीवाद आ गया, जब उदारवाद की धारणा आई, तो इसमें जो अमीर वर्ग था वो पूंजीपति था और जो गरीब वर्ग था वो कामगार वर्ग था। तो यहाँ पर भी जो पूंजीपति थे वो कामगार वर्ग का शोषण कर रहे थे। अब ये तीनों ही धारणाओं में हमने ये देखा, तीनों ही एग्जाम्पल में, प्राचीन, मध्यकाल और जो आधुनिक था, इन तीनों में ही देखा जो अमीर वर्ग था वो गरीब वर्ग का शोषण कर रहा था। तो ये इन समस्याओं का अध्ययन किया कार्ल मार्क्स ने और उनके कुछ साथियों ने, और इसके सॉल्यूशन के तौर पर उन्होंने मार्क्सवाद को सामने रखा। मार्क्सवाद कहता है कि इतिहास हमेशा ही वर्गों का संघर्ष रहा है। वर्गों का संघर्ष का मतलब है अमीर और गरीब के बीच संघर्ष रहा है। और मार्क्सवाद के अनुसार सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, एक प्रभुत्वशाली और एक पराधीन, एक धनवान और एक निर्धन। अभी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि तीन वर्ग होते हैं, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास। बट मार्क्सवाद सिर्फ और सिर्फ दो वर्गों को ही मानता है, एक धनवान और एक निर्धन वर्ग। मार्क्सवाद ने कहा कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद के अंतर्गत जो ये संघर्ष है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। मतलब दोनों गुटों के बीच, दोनों वर्गों के बीच बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है और जो शोषण की जो हद है वो पार हो चुकी है। इसलिए मार्क्स ने विश्व भर के कामगारों को संगठित होने का आह्वान किया और संगठित होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करने का आह्वान किया। अब बात करते हैं कि आखिर क्रांति हो जाएगी तो क्रांति के बाद कैसा सॉल्यूशन होगा, कैसे समाज बनाया जाएगा, उसकी भी बात मार्क्सवाद करता है। कहते हैं कि जब क्रांति हो जाएगी तो उसके बाद हम समाजवाद की स्थापना करेंगे। समाजवाद के अंतर्गत क्या होगा कि जो भूमि का, जो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है जितनी भी, चाहे वो प्राइवेट थी पहले चाहे वो सार्वजनिक, अब वो पूरी की पूरी सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगी, जिसका स्वामित्व राज्य के अधीन होगा, समाज के अधीन होगा, और वो राज्य के नियंत्रण में बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो समाजवाद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, एक राज्य होता है और राज्य के नियंत्रण में ही सारी चीज़ें होती हैं और राज्य अपने अकॉर्डिंग देश को बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है।
अब इसके बाद क्या होगा समाजवाद के बाद? वो कहते हैं कि हमने समाजवाद की स्थापना इसीलिए की ताकि कुछ समय के लिए क्रांति के तुरंत बाद ताकि लोगों को सँभाला जा सके, समाज को सँभाला जा सके, इसलिए हमने समाजवाद की स्थापना की। परंतु जैसे ही ये संस्थाएँ स्थापित हो जाएँगी, नॉर्मल सारी चीज़ें जब सारे काम हो जाएँगे समाजवाद के, तब क्या होगा उसके बाद साम्यवाद आएगा, कम्युनिज़्म। कम्युनिज़्म में क्या होगा, कोई वर्ग होगा ही नहीं, कोई अमीर-गरीब बिल्कुल भी नहीं होगा, सब एक हो जाएँगे। अमीर को भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना गरीब को करना पड़ रहा है। हाँ, ये है कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए काम अनिवार्य होगा, उनको काम करना ही पड़ेगा, सब बराबर हो जाएँगे। कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब साम्यवाद के अंतर्गत वर्गहीन बन जाएगा पूरा का पूरा समाज। तो गाइस प्लीज़ बोर मत हो, अगर आपने वीडियो देख ली तो आई थिंक मार्क्सवाद का टॉपिक आपके लिए पूरा कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ एन्जॉय करो, बोर मत हो। तो अभी तक हमने एक हल्का सा ओवरव्यू ले लिया मार्क्सवाद क्या है। अब हम बात करते हैं जो इसके सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि चिरसम्मत मार्क्सवाद, उसके सब टॉपिक्स। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूज़न होगी, लगेगा समझ नहीं आ रहा, बट पूरा देखोगे वीडियो तभी समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। जो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है। दार्शनिक आधार का मतलब समझा देते हैं पहले आपको। दार्शनिक आधार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बिना वैज्ञानिक आधार का प्रयोग, मतलब बिना वैज्ञानिक की तरह सोचे विचारे या बिना अनुभव का प्रयोग किए, बस अपने दिमाग पर बल देता है और कहता है ऐसा ऐसा हुआ होगा या ऐसा ऐसा है, दिमाग से कह देता है। मतलब कोई वैज्ञानिक तरीका, कोई साइंटिफिक तरीका जब कोई यूज़ नहीं करता, तब हम उसे दार्शनिक कहते हैं। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में भी हमें यही देखने को मिलता है कि जो अभी अभी दार्शनिक आएंगे वो अपने माइंड से बता देते हैं कि ऐसा ऐसा भौतिकवाद है। अभी बात करते हैं, चलो। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो आपके माइंड से ऊपर चले जाएंगे। तो घबराना मत, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये उन दार्शनिकों की ही गलती है जो उन्होंने अपने दिमाग से पता नहीं क्या कह दिया, जिसका तर्क वो भी नहीं दे पाए। तो कुछ अगर ना भी समझ में आए तो डरना मत, पहले समझने की कोशिश करो, बट डरना मत, क्योंकि ये चिंतन के द्वारा भौतिकवाद का वर्णन किया गया है, दिमाग के द्वारा, मतलब एक सोच के द्वारा किया गया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, एक द्वंद्वात्मक और दूसरा भौतिकवाद। तो पहले द्वंद्वात्मक पद्धति समझ लेते हैं। ये दोनों ही अलग थे पहले, बाकी मार्क्स ने इन दोनों को क्या किया, मिलाकर एक कर दिया मार्क्स ने, ठीक है, अलग थे पहले। ये द्वंद्वात्मक पद्धति है। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि जब कभी भी हम कोई सेंटेंस सोचते हैं कुछ, तो उसके निष्कर्ष तक पहुंचने की ये प्रक्रिया है। क्या होता है कि जो पहला सेंटेंस होता है हमारा, उसे हम वाद कहते हैं। फिर उसके अपोजिट दूसरी बात आती है, मतलब दूसरा सेंटेंस आता है जो उसका विरोध करता है। अब विरोध करने के बाद जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है, जो बेकार बातें होती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं वो टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो सही जो बच जाता है वो थोड़ा सही होता है, उसे हम संवाद कहते हैं। अब संवाद के बाद इसका भी प्रतिवाद आता है, इसके भी विरोध में बातें आती हैं। अब जो अशुद्धियाँ संवाद में रह गई थी वो प्रतिवाद के कारण खत्म हो जाती हैं और फिर संवाद दोबारा से आ जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते, जब तक हमें सही आंसर नहीं मिल जाता। कहने का मतलब ये एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। अब देखो, जो ये सिद्धांत है इसने भौतिकवाद और हेगल एक दार्शनिक था जिसकी द्वंद्वात्मक पद्धति को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब भौतिकवाद के अनुसार क्या है कि सृष्टि का जो सार तत्व है वो जड़ पदार्थ है। अभी भौतिकवाद समझाऊंगा, एक मिनट से पहले ये समझ लेते हैं। हेगल ने चेतन तत्व को सृष्टि का सार तत्व स्वीकार किया था, और जो अभी मैंने पद्धति बताई द्वंद्वात्मक पद्धति, उसका जो सृजन था वो हेगल ने ही किया था। और इसने यही कहा कि किसी भी बात का निष्कर्ष निकालने के लिए हम वाद, प्रतिवाद और संवाद का प्रयोग करते हैं। और जो हेगल है वो चेतन तत्व को मान्यता देता है, चेतन तत्व पर विश्वास करता है। इसका मतलब है कि जो हमारी बुद्धि है, हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, उसी के कारण सृष्टि या पृथ्वी का विकास हुआ है। भौतिकवाद इसका अपोजिट है।
जो भौतिकवादी हैं वो कहते हैं जो ये ब्रह्मांड था, जो ये यूनिवर्स था, वो पहले से ही विद्यमान था और किसी भी भगवान या किसी अलौकिक शक्ति ने इसे नहीं बनाया है या पृथ्वी को नहीं बनाया है। जो ये भौतिक दुनिया है वो पहले से ही यहाँ पर थी। फिर बाद में जानवरों का जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे मानव का उद्भव हुआ और ये मानते हैं कि जो ये जड़ तत्व है वो पहले से ही विद्यमान था और आज भी विद्यमान है और ह्यूमन माइंड से स्वतंत्र है। मतलब देखो, हेगल ने कहा कि चेतन तत्व ही सृष्टि का सार है। कहने का मतलब यह है कि हेगल कहना चाहता है कि जो मानव की सोच है उसके अकॉर्डिंग ही पृथ्वी या जितनी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो बनती हैं। परंतु मार्क्सवाद कह रहा है कि भौतिकवाद के अनुसार मानव की सोच भौतिक चीज़ों पर ही आधारित होती है। भौतिक का मतलब है जो नेचुरल है, नेचुरल इन्वायरमेंट, उसी के अकॉर्डिंग ही मानव की सोच बनती है। परंतु हेगल ने कहा कि नहीं, चेतन तत्व जो मानव की सोच है उससे भौतिक वस्तुएं बनती हैं या आकार लेती हैं। परंतु भौतिकवाद कह रहा है नहीं, जो मानव की सोच है वो भौतिक वस्तुओं पर आधारित होती है। मार्क्स ने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिकवाद के साथ मिलाकर यह मान्यता रखी कि स्वयं भौतिक तत्व या जड़ तत्व के भीतर विकास की क्षमता पाई जाती है। मतलब ये भौतिकवाद के साथ है मार्क्स। जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक का मतलब होता है जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये धरती है, ये पेड़ पौधे, ये सब भौतिकवाद के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिकवाद के अंतर्गत मतलब भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत विकास की क्षमता पाई जाती है। कौन कह रहा है? मार्क्स कह रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंग ही मानव की सोच बनती है और उत्पादन के साधन विकसित होते हैं। बट जो हेगल था वो चेतनवाद पर बात करता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। हम अपना दूसरा सब टॉपिक देखते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद हमें बताता है कि इतिहास में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का वैज्ञानिक आधार है। अब वैज्ञानिक आधार आने से क्या हुआ कि अब हम तर्क वितर्क भी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मन से सोची हुई वस्तु नहीं है या सोच नहीं है। अब इसमें कुछ अनुभव बताए जाएंगे कि पहले ऐसा था, कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद इस मान्यता से शुरू होता है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं। अब जो सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध मतलब जिससे स्त्री पुरुष अपने जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर समाज में आर्थिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो राजनीतिक, कानूनी और जितनी भी सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंध हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। मतलब जो बेस है वो है आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध के कारण ही पूरा का पूरा समाज बन रहा है। इतिहास के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया गया है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज का वर्णन कुछ इस प्रकार कर रहा है। देखिए, जो आधार होता है समाज का इतिहास में, उत्पादन प्रणाली थी वो एक तरह से जो आर्थिक व्यवस्था थी कि उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, हस्तशिल्प से हो रहा है, कृषि करके हो रहा है या औद्योगिकरण के द्वारा हो रहा है, मतलब किस प्रकार से पैसा कमाया जा रहा है। अब उसी हिसाब से इसकी अति संरचना बनती है, इसका बाहरी वातावरण बनता है, जैसे कानूनी राजनीतिक संरचना बनती है। अब जो गतिविधियां उत्पादन प्रणाली में होंगी, जिस हिसाब से आर्थिक संबंध होंगे, उसी हिसाब से कानून बनेगा, राजनीतिक संरचना इत्यादि होगी। मतलब ये है बेस, इसके बाहर का ये वातावरण होता है अधिरचना, सुपर स्ट्रक्चर। अब देखते हैं उत्पादन की शक्तियाँ। उत्पादन की शक्तियों की बात करता है ये कि उत्पादन की दो शक्तियाँ थी और आज भी हैं। उत्पादन के साधन है, पहले उत्पाद यंत्र और उपकरण, मतलब इनके कारण उत्पादन हो रहा है, और दूसरा श्रम शक्ति। इन दोनों के मिश्रण से ही उत्पादन होता है। भाई, उत्पादन करने के लिए पहले हमें यंत्र चाहिए, मशीनें चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पर उत्पादन हो, और दूसरा हमें श्रम शक्ति चाहिए, मानवीय कौशल चाहिए। स्किलफुल लोग होंगे वही तो कर सकेंगे ज़्यादा उत्पादन। और उत्पादन प्रणाली में दूसरा है उत्पादन संबंध। तो उत्पादन के संबंध किस प्रकार हैं? तो देखो, सामाजिक विन्यास कैसा था? परस्पर विरोधी वर्ग हुआ कर हैं, जैसे कि दास प्रथा में स्वामी और दास, सामंतवादी व्यवस्था में जमींदार और किसान, और जो पूंजीवादी समाज है उसमें पूंजीपति और कामगार वर्ग। तो यहाँ पर उत्पादन के संबंध भी दर्शाए गए हैं। अब हम बात करते हैं अपना तीसरा सब टॉपिक जो है वर्ग संघर्ष। ये बहुत इजी है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आई थिंक। वर्ग संघर्ष में यही कहा गया है कि दो वर्ग होते हैं, एक धनवान और एक निर्धन वर्ग। इन दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन दोनों में ही संघर्ष होता है। और जो ये संघर्ष था वो दास प्रथा में भी प्रचलित था, सामंतवादी व्यवस्था में भी प्रचलित था, और जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें भी ये संघर्ष प्रचलित था, क्योंकि उस समय भी दो ही वर्ग थे, एक शोषित वर्ग और एक जो शोषण करता थे।
अब मार्क्सवाद इस संघर्ष को समाप्त करने का एक ही सॉल्यूशन देता है, वो है साम्यवाद की स्थापना। साम्यवाद में पहले समाजवाद की स्थापना की जाएगी और फिर समाजवाद के बाद फिर वो साम्यवाद में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बता दिया, समाजवाद में पहले राज्य के अधीन होगा सारी चीज़ें, फिर वो नियंत्रण करके आगे बढ़ाएगा समाज को, और फिर धीरे धीरे वो सारा का सारा परिवर्तित हो जाएगा साम्यवाद में, जिसमें वर्गहीन समाज होगा, सभी अपना राज करेंगे, एक तरह से सभी काम करेंगे बराबर, सभी के पास बराबर धन होगा एक तरह से। अब समाजवाद के बाद कितने समय बाद साम्यवाद की स्थापना होगी, इसका अभी कोई कंफर्म टाइम जो है वो कभी फिक्स ही नहीं किया गया। लेनिन और माओ ने कुछ बताया इसके बारे में। लेनिन ने कहा कि जैसे ही संघर्ष वगैरह समाप्त होगा, लगभग सब बराबर हो जाएंगे, हम साम्यवाद की स्थापना कर देंगे। लेनिन को आप जानते होंगे, रूस की क्रांति में इनका एक अहम रोल रहा था। उसके बाद माओ का विचार आता है, तो माओ ने तो बस इतना ही कहा कि ये गलत है, राज्य तो रहेगा ही रहेगा, वर्गहीन समाज तो होगा पर राज्य तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि राज्य को एक नियंत्रण स्थापित करना है हमें हमेशा। तो माओ ने यही कहा कि जो समाजवादी व्यवस्था है वो लंबे समय तक चलेगी और कई शताब्दियों तक चलेगी, और जब सारी व्यवस्थाएं कई शताब्दियों तक सही हो जाएंगी उसके बाद ही साम्यवाद आएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो कई साम्यवादी देश हैं जैसा कि रूस हो गया, चीन हो गया, उसमें कहाँ वर्गहीन समाज है। ऐसा कहा गया है ना कि वर्गहीन समाज होगा, बट वहाँ पे वर्गहीन समाज अभी तक नहीं आया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है, सॉरी सब टॉपिक है ये लास्ट, ये थोड़ा बचा भी है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि अगर एक मजदूर से हमें 6 घंटे काम करवाना है चाहिए या करवाते हैं हम, तो क्या होता है, पूंजीवाद के अंतर्गत उसका मालिक उससे 10 घंटे काम करवाता है और उसको फीस उतनी ही देता है जितने 6 घंटे काम करने वाले को मिलनी चाहिए थी। मतलब यह है कि वो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा लेता है मजदूरों से, कामगार वर्गों से, कौन, पूंजीपति, और जो उसका 4 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए उसको नहीं देता है, उसको बस 6 घंटे काम करने का ही पैसा देता है, हालांकि उसने 10 घंटे काम किया। तो ये जो 4 घंटे का जो पैसा था वो मालिक अपनी जेब में रख लेता है, तो इसको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा गया, और इसके सॉल्यूशन के तौर पर ही समाजवाद स्थापित करने की बात कही गई। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्क्सवाद का मूल्यांकन। मैंने बीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, तो उसमें मैंने ये नोटिस किया कि उसमें मूल्यांकन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि क्यों प्रासंगिक है, मार्क्सवाद क्यों होना चाहिए, या कहाँ तक सफल है या कहाँ तक सही है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो हमें मूल्यांकन से ही मिल सकता है उसका आंसर। इतना तो हम जानते ही हैं कि जो उदारवादी विचारधारा है वो पूरी की पूरी तरह मार्क्सवाद की आलोचना करती है। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक में मार्क्सवाद को मुक्त बाजार का दुश्मन ठहराया है, जो कि स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और उसके जगह व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक व्यवस्था है उसको लाके खड़ा कर देता है। परंतु मुक्त समाज के बारे में जो पॉपर की कल्पना है, चाहे कितनी ही मोहक क्यों ना लगे, परंतु उसमें निर्धन और धनवान वर्गों के बीच की दरार को भरने की कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब पहले बुराई बताई गई है, फिर थोड़ा सा हमें अच्छाई भी दिखाई गई है, कि कोई सही तर्क उन्होंने नहीं दिया। दूसरी ओर इसकी कुछ उपलब्धियों की बारे में भी बात की गई है। कुछ पश्चिमी लेखक जैसे कि मार्क्सवाद से जुड़ी समाजवादी या साम्यवादी शासन की उपलब्धियों की ओर भी संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए R.M. मैकाइवर ने कहा है कि सोवियत रूस में जो आर्थिक प्रगति हुई है उसमें लोकतंत्रीय अभिलाषाओं की पूर्ति ही झलकती है। मतलब जो लोकतंत्र चाहता है, लोकतंत्र क्या चाहता है कि एक कल्याण हो, लोग आगे बढ़ें और जो देश है उसकी प्रगति हुई हो। और सोवियत संघ ने तो ये करके दिखा। तो सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत इतना आर्थिक विकास हुआ कि उसने अमेरिका को ही टक्कर दे दी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उसने इतनी जल्दी एटम बम वगैरह का निर्माण कर लिया, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो कितनी अच्छी बन गई। शिक्षा के क्षेत्र में उसने बहुत ज़्यादा विकास किया, जन स्वास्थ्य और रोजगार का उसने बहुत विस्तार किया। अब फिर से मार्क्सवाद की आलोचना पर देखते हैं एक बार। इस आधार पर भी आलोचना की जाती है मार्क्सवाद की कि वह क्रांति का संदेश देकर हिंसा को बढ़ावा देता है। कहता है ना कि क्रांति करो, पूंजीपतियों को हटाओ। यह सच है कि मार्क्सवाद के अंतर्गत साम्यवादी समाज की कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों ना हो, व्यवहार के धरातल पर सर्वहारा के अधिनायक तंत्र के नाम पर अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है। मतलब पहले इसने क्या कहा कि सभी अपने मतलब सभी स्वतंत्र होंगे एक तरह से, जब सभी को सारी सुविधाएं मिलेंगी, सभी बराबर होंगे। पर यहाँ पर सब बराबर नहीं होते, यहाँ पर एक व्यक्ति का ही शासन बनकर रह जाता है। जैसा कि हम रूस में देख सकते हैं, जो वहाँ के व्लादिमीर पुतिन है वो कई लंबे समय तक एक ही
व्यक्ति के रूप में शासन कर रहे हैं। चीन में हम देख सकते हैं शी जिनपिंग जो है वहाँ के राष्ट्रपति, उन्हीं का शासन है। और समाजवादी देशों के जो नागरिक हैं वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वो निरंतर वंचित रहे हैं। मतलब वहाँ अपने आप को व्यक्त नहीं करने की आज़ादी नहीं है, एक्सप्रेशन दिखाने की आज़ादी नहीं है, बोल नहीं सकते कुछ सरकार के खिलाफ। एक दलीय शासन पद्धति जिसमें भी एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है, और जो वहाँ की मीडिया है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, जिसके कारण वहाँ पर स्वतंत्रता का हमेशा ही अभाव होता है। व्यक्तियों की स्वतंत्रता हमेशा ही खतरे में है। असलियत तो यह है कि जो मार्क्स ने जो सपना दिखाया था या जो विचारधारा सामने रखी थी उसका कभी भी विकास हुआ ही नहीं, उसको कभी भी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। मार्क्स ने तो कहा था कि वर्गहीन समाज होगा, बट वर्गहीन समाज हुआ ही नहीं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नव मार्क्सवाद की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी क्वेश्चन मार्क्सवाद से आएगा तो आपको चिरसम्मत मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद दोनों ही लिखना पड़ेगा। और अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिए कि आप सभी सब टॉपिक्स को भी वहाँ लिखिए और उनकी कुछ डेफिनेशंस लिख दीजिए, जिससे आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।